तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने एंथोनी की स्टोरी लेके आया हूँ, कागा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। शस्त्रों का निर्माण व उसका प्रयोग मानव ने पाषाण काल में ही शुरू कर दिया था। पाषाण यानी पथरीले शस्त्रों से लेकर विस्फोटकों तक का सफ़र इंसान ने जल्दी ही पूरा कर लिया। शस्त्रास्त्रों की होड़ में मानव ने तीर, तलवार, चाकू, भाले, बंदूक, पिस्तौल, AK-47, हथगोले, टाइम बम, रॉकेट मिसाइल, परमाणु बम आदि न जाने कितने विध्वंसक हथियार का निर्माण किया। मगर कानून की दृष्टि में इनका अवैध इस्तेमाल अपराध है और इसलिए मैंने ऐसा हथियार बनाया है जिसे चलाने के बाद मेरा अपराध सिद्ध हो ही नहीं सकता। लेकिन कागा साहब, अगर मेरा दुश्मन इस चार्टर्ड विमान से उड़ गया तो आपके उस हथियार का मेरे लिए क्या फ़ायदा होगा। तुमने अपने बिजनेस प्रतिद्वंदी को ख़त्म करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं रॉबिन सेठ। और कागा जब कोई सौदा करता है तो इनाम ईमानदारी से करता है। ये आप क्या कह रहे हैं कागा साहब। विमान रनवे पर दौड़ना शुरू भी कर चुका है और आप ये कैसी अजीब सी कुएं की शक्ल वाली सीटी बजा रहे हैं। कागा ने विसल होठों से हटाई। अरे विमान तो उड़ान भी भर गया। जब तक विमान उड़ता नहीं मैं उसे उड़ा नहीं पाता, नहीं समझे ना। तो उधर देखो। अरे अचानक इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए। इन्हें विमान के इंजनों से टकराने से रोक पाना मुश्किल है, असंभव। उफ, ये तो विमान से टकरा गए। उस जबरदस्त विस्फोट ने वहाँ उतनी ही जबरदस्त सनसनी मचा दी थी। हर कोई भौचक्का था, लेकिन सिर्फ दो लोग ही खुश थे। उफ कागा साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने ये काम किया है। तुम्हें तो क्या ऊपर बैठे खुदा को भी यकीन नहीं आएगा कि ये काम मैंने किया है। क्या नहीं कर सकता था कागा, ये मुझसे पूछो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि 18475 कैरेट का ये बेशकीमती हीरा द इम्पेरियल, जिसका बाजार भाव 1 अरब रुपये से भी ज़्यादा है, जिसकी सुरक्षा के लिए ये दावा किया जाता है कि उसे कोई चुरा नहीं सकता। और अभी तक सिवाय म्यूजियम के ऐसा उपकरण किसी के पास नहीं है जिसकी मदद से उन तारों के जाल को देखा जा सके, क्योंकि उसके इर्द गिर्द मकड़ी के धागे जैसा महीन बिजली की नंगी तारों का जाल बुना हुआ है, जिनसे स्पर्श का मतलब है मौत। पर कहते हैं जहाँ रवि सूर्य नहीं पहुँच पाता वहाँ कवि पहुँच जाता है। यहाँ कवि से अर्थ कागा से है और कागा से अर्थ है कोआ। चोर अपने मिशन पर निकल चुका है शेख बुखारी। पर कहाँ है चोर। मैं तो कहता हूँ कि ये चोरी ही हो ही नहीं सकती, असंभव। देखते जाओ शेख बुखारी कि इस असंभव को संभव मैं कैसे करता हूँ। असंभव सी लगने वाली चोरी अब संभव होने जा रही थी। चोर सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लांघ कर अंदर आ चुका था, ठीक उस बेशकीमती हीरे द इम्पेरियल के सिर पर, और प्रवेश कर गया मौत के उस कुएं में। उसने द इम्पेरियल को पंजों में दबोच लिया। हीरे ने अपनी जगह छोड़ी और तो पूरा म्यूजियम अलार्म की कर्कश आवाज़ों से गूंज उठा, जिसने हर और बदहवासी और बेचैनी फैला दी। लेकिन इत्मीनान था केवल उस चेहरे पर। अलार्म की आवाज़ें सुन रहे हो शेख बुखारी, ये इस बात का ऐलान कर रही है कि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। ये रहा द इम्पेरियल, जिसकी चोरी करवाने के लिए तुमने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए थे। मगर ये चोरी इस कुएं ने बिजली की तारों से बचकर कैसे की। चील, कौवे और बाज जैसे पक्षियों की आंखें इंसान या दूसरे जीव जंतुओं की अपेक्षा ज़्यादा देख सकती है। कौवा उन चीज़ों को भी देख सकता है जो इंसान के लिए अदृश्य जैसी है। निश्चित रूप से मेरे चोर कौवे ने हीरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया होगा। कोई शक। वाओ, गुड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मार्वलस, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। मुझे मेरा 5 करोड़ एडवांस मिल चुका है। अब इस 1 अरब के हीरे का तुम जो मर्जी करो, जैसे और जहाँ चाहे ले जाओ। लेकिन शेख की वो खुशी क्षणिक थी। अचानक साए से आकर वो कुआं शेख के चेहरे से टकराया। शेख के हाथों से उछला। वह हीरा उन दो हाथों में पहुंचकर थमा। शेख के हाथ में पिस्टल आ चुका था, जो गोली चलाने में भी पीछे नहीं हटने वाला था। लेकिन पहले गोली नहीं, गोली की तरह चली वह लात। नीचे पुलिस वाले बड़ी बेसब्री से इस हीरे के चोर को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे साथ ही उनकी आधी तलाश तो पूरी हो जाएगी। और ये तलाश पूरी तब होगी जब इस हीरे का असली चोर पकड़ा जाएगा। कौन है रे तू। अक्सर अंधेरी रातों में एक काला मुर्दा जिंदा हो जाता है। कहीं तू वही एंथोनी तो नहीं। हाँ, वही एंथोनी हूँ मैं, एंथोनी गुंजाल्वेज। और ये है प्रिंस, मेरा साथी। इसी ने मुझे सूचना दी थी कि तू ट्रेंड कुओं से अपराध करवा रहा है। और एंथोनी सिर्फ अपराधियों को ख़त्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। नीचे जाकर तो पुलिस के हाथ तो लगेगा, लेकिन ये देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा कि जिंदा या मुर्दा। तू भले ही रुके ना रुके, लेकिन मुझे पता है एंथोनी कि मैं पुलिस के हाथ नहीं लगूंगा, ना जिंदा और ना मुर्दा।
एंथोनी, तूने तो क्या किसी ने भी नहीं देखा होगा ऐसा क्रो पैरासूट जो मुझे उस बहुमंजिले इमारत व पुलिस से बचाकर बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उतारेगा। जबकि शेख की लाश के गिरने का रहस्य जानने उस इमारत पर पहुंची पुलिस को एक और महा आश्चर्य देखने को मिला। द इम्पेरियल यहाँ है, ये पिस्टल किसका है, ये हीरे का यहाँ किसने रखा? शायद उसी शेख का, शायद उसी ने जिसने शेख को नीचे फेंका। लेकिन शेख को नीचे किसने फेंका? अक्सर रातों में एक काला मुर्दा अपराध खत्म करने आता है, शायद उसी ने, जिसके आने से अक्सर पुलिसकर्मी भी घबरा जाते हैं, लेकिन जिसके नाम का उसे जरा भी खौफ नहीं था। पहले केवल सुना था कि इस शहर में अगर कोई अपराध करता है तो उसकी मौत उसी वक्त निश्चित हो जाती है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि अपराधी की मौत से पहले आता है एक कौवा, वो कौवा जिसका नाम है प्रिंस। प्रिंस जो एक कौवा है, एंथोनी का साथी कौवा प्रिंस। बाहर आओ, बाहर आओ, सब के सब बाहर आओ। अल्ट्रासोनिक काग विसल के स्वर के साथ ही कागा की भ्रुकुटिया पर तनाव बढ़ता ही जा रहा था। काँव काँव के स्वरों से वातावरण कौंध गया। यूं तो चार दिशाएं होती है, पर सभी कौवे आकाश की सभी दिशाओं में फैल गए। कौवे जाओ, मुझे प्रिंस चाहिए, उसका पता लगाओ, ढूंढो, वो तुम्हें मिलेगा शमशानों में, कब्रिस्तानों में, सुनसानों में, जहाँ मुर्दे रहते हैं। जाओ, जल्दी जाओ। बदले की आग में थरथरा रहा था कागा का पूरा जिस्म। इधर जूली उसी शाम एंथोनी की कब्र पर हमेशा की तरह ही वह खूबसूरत कैंडल जलाकर उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करना न भूली थी। दुर्भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें अपनों का बर्थडे इस जगह पर मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि के पुष्प चढ़ाकर अपने आंसुओं का गिफ्ट देकर मनाना पड़ता है। कुछ आंसू कब्र पर टपकाकर कुछ आंखों में लिए जूली वहाँ से चली गई। मारिया कभी भी शाम को जूली के साथ वहाँ नहीं आती थी। मैं जानती हूँ पापा कि आप मम्मी के मेरे साथ रहने पर मुझसे मिलने नहीं आते, इसलिए जब भी मम्मी मुझे आज की शाम यहाँ आने को कहती है तो मैं यहाँ कहीं छिप जाती हूँ, फिर कोई बहाना बना देती हूँ ताकि मैं अकेली यहाँ आकर आपके बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूँ। साल में 2 ही दिन तो मैं आपसे मिल पाती हूँ, एक आपके बर्थडे पर, दूसरे अपने बर्थडे पर। चलिए अब आप जल्दी से आ जाइए ताकि हम ये केक सेरेमनी पूरी कर सकें। प्रिंस के बाद मारिया की पुकार ही ऐसी थी जो उस मुर्दे को कब्र से बाहर आने पर विवश कर देती थी। मारिया की मासूम पुकार पर आज भी न ठहर पाया था वो, और आ गया था अपनी लाडली बेटिया मारिया के पास। पापा, मैं आ गया हूँ मेरी बच्ची। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। थैंक यू माई चाइल्ड, माई लवली डॉटर, माई लव। पापा केक काटो, हाँ लाओ, चाकू मुझे दो। कुछ रिश्ते इंसान को मौत के बाद भी तड़पाते रहते हैं। औलाद शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। एंथोनी के हाथ में थमा चाकू केक काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक मेहमान और इस बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने वाला था। लीजिए पापा, प्रिंस भी आ गया। ये भी नहीं भूलता आपका बर्थडे, अब होगा इस पार्टी का मौजा दोगुना। अरे प्रिंस, ये तूने क्या किया? केक के ऊपर लिखा पापा का नाम क्यों मिटा दिया तूने? प्रिंस ने चोंच का प्रहार मारिया की कलाई पर करके उसके हाथ से केक भी गिरा दिया। प्रिंस, क्या तू पागल हो गया है? केक नीचे गिराकर गंदा कर दिया। हाँ, ये क्या हरकत है प्रिंस? एंथोनी को अब दिखाई पड़े प्रिंस की आंखों से छूटते शोले। ओफ, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन प्रिंस अकेला नहीं आया था। ओह ये क्या? उफ, सैकड़ों कौवों को साथ लाया था प्रिंस। प्रिंस, तुझे क्या हो गया है? तू इन्हें मुझ पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठा करके लाया है, पर क्यों? ओफ। प्रिंस ने अपने पंखों की फड़फड़ाहट से बुझा दी एंथोनी की चिर शांति के लिए जूली द्वारा जलाई गई वह कैंडल। प्रिंस, ये क्या किया तूने? शैतान, पापा के घर में अंधेरा कर दिया। अपने साथियों को रोक प्रिंस, रोक ही नहीं, ये पापा को नोच दे रहे हैं, पापा को दर्द हो रहा होगा। ओफ, ये सब क्या कर रहे हैं? मारिया की मासूम चीखें दहक उठी। रुक जा प्रिंस। प्रिंस ने मारिया को भी गिरा दिया। आह! मारिया प्रिंस पर टूट पड़ी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी प्रिंस। मारिया, ऐसा मत कर मारिया, फेंक दे टहनी। और वो जो खुद भी इस शाम यहाँ आना कभी नहीं भूलता था, इंस्पेक्टर इतिहास, वह भी भौचक्का रह गया यह दृश्य देखकर। अरे ये क्या? उस वक्त एंथोनी से कुएं को दूर करने के लिए इतिहास को गोली चलाना निहायत जरूरी लगा। गोली की आवाज़ से भाग जाएंगे कौवे, मगर कौवे के शोर में खोकर रह गई वह आवाज़। अब इतिहास का निशाना बने वे कौवे। मार डालिए इतिहास अंकल, इन्हें मार डालिए। कोई गहरा ही रहस्य है, वरना कोई एंथोनी पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? एंथोनी टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? कौओं को गोलियों से घायल होते
वह मरते देख चीख उठा एंथोनी, नहीं इतिहास, गोली मत चलाओ, ये सब प्रिंस के साथी है, प्रिंस के साथी मरेंगे तो उसे दुख होगा, ये जिंदगी इसी के कारण तो मिली है मुझे, मेरे शरीर का काला रंग भी तो इसी की देन है और मेरी छाती पर इसी की ही तो परछाई छाप दी है कुदरत ने, इसके एहसानों के बोझ तले दबा पड़ा है एंथोनी। अगर आज ये मेरी मौत चाहता है तो फिर मुझे मर जाने दो, मुझे इतिहास इस पर गोली मत चलाना। तब गोली तो न चलाई इतिहास ने, पर हटो हटो शैतानों, दुष्ट को वो। आग की गर्मी से भागना ही पड़ा कुवो और प्रिंस को। कमाल है, आखिर प्रिंस ने ऐसा क्यों किया एंथोनी? जवाब जल्द ही मिलेगा। पापा आप ठीक है ना? आप ठीक है ना पापा? घबरा मत मारिया, घबरा मत, मैं ठीक हूँ। पर तीनों के मस्तिष्क में वह सवाल बिजली की तरह कौंध रहा था, प्रिंस को क्या हुआ? यह सवाल आपके मस्तिष्क में भी कौंध रहा होगा, क्या हुआ था प्रिंस को? जुर्म की दुनिया में जैसा हथियार लेकर कागा उतरा था, उसे एंथोनी कैसे रोक पाया? ये सब प्रश्नों का जवाब बहुत जल्द लेके आऊँगा। ये कोवा कौन से? धन्यवाद।